हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना ये आपका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए। चाहे आप कोई भी टाइप का आपका रेलवे का एग्जाम है, अगर आपकी जीके आ रही है तो हर एक एग्जाम के लिए आपकी यहाँ पे ये सीरीज चल रही है। तो जैसा आपको पता है कि हम हफ्ते में 3 दिन हम लोग यहाँ पे वीडियोस कर रहे हैं। एक आपका है यहाँ पे ट्यूसडे, फिर फ्राइडे और फिर संडे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, इसमें हम पीवाईक्यूज के साथ साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको भी हम साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसका कंप्लीट टॉपिक भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाके सेव कर लो। जितनी भी अभी हमारे पास वीडियोज आएंगी वो सब आपकी यहाँ पे उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे सबसे पहला जो आपका एग्जाम है, ठीक है, एएलपी से आपका यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो उससे पहले ही हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे कि आपके यहाँ पे जितने भी बचे हुए जो भी आपके एग्जाम्स रहेंगे, चाहे एएलपी के साथ मिला के, ठीक है, हर एक के लिए आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी ये सीरीज। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो वीडियो पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और आपको कोई भी अगर डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर यहाँ पे मेंशन कर देना। तो चलो अब यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपसे क्या बोल रहा है कि हु वॉज द लीडर फ्रॉम बरेली इन 1857 रिवोल्ट। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि हिस्ट्री से रिलेटेड ना जो नेशनल मूवमेंट्स वगैरह हो गए उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो उनका एरा है, उस टाइम पे जितने भी मूवमेंट्स होती है वो सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ हम आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे 1857 को भी भूलना नहीं है, क्योंकि ये इंडिया की पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। ठीक है, जिसको वीर सावरकर जी ने ही बोला था इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे प्लीज इसके बारे में भी आपको यहाँ पे याद रखना कि इसको यहाँ पे वीर सावरकर जी ने, ठीक है, वीर सावरकर जी ने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको तो यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे किसने बोला था, यहाँ पे ये भी याद रखना। अब देखो जो 1857 है, अब हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में करने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हुए चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्थ में आपकी जो 1857 रिवोल्ट थी वो कहाँ तक गई थी, तो याद रखना ये आपकी गई थी पंजाब तक। ठीक है, ईस्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी गई थी यहाँ पे बिहार तक। फिर साउथ में अगर पूछी जाए तो ये आपकी गई थी यहाँ पे नर्मदा रिवर के जो भी एरिया लगता है यहाँ पे नर्मदा रिवर तक, वहां तक गई थी ये। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना ये आपकी है यहाँ पे नर्मदा रिवर तक। ठीक, फिर जो आपका यहाँ पे वेस्ट साइड लगता है ये आपका लगता है यहाँ पे राजपुताना तक गई थी ये। ठीक है, जो आपका यहाँ पे एक तरीके से राजस्थान आप बोल सकते हो। पर जो सेंटर था, ठीक है, सेंटर आपसे पूछता है, सेंटर हमेशा याद रखना वो है आपका यहाँ पे मेरठ। ठीक है, मेरठ को आपको यहाँ पे बिल्कुल भूलना नहीं है। और रीजन अगर हम देखें, मतलब रीजन देखें, रीजन क्या थे, तो जैसे पहला रीजन था यहाँ पे कि जो आटा है जिसको हम फ्लोर बोलते हैं, तो इसमें बोला गया यहाँ पे कि बोन्स को ना मिक्स करके यहाँ पे डाला जा रहा है, मतलब एकदम उसको यहाँ पे एकदम आप बोल सकते हो यहाँ पे ब्लेंड कर दे रहे हैं, एकदम टुकड़ों में कर दे रहे हैं और फिर उसको ना आटो में मिला दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला रीजन था, जो जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज हुई थी, ये था आपका पहला रीजन। दूसरा यहाँ पे लेकर आए थे कि उस टाइम पे ना एक इनफील्ड राइफल चलती थी। ठीक है, इनफील्ड राइफल चलती थी यहाँ पे, जो भी ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे बोला गया कि उसमें ना एक आपका ग्रीस्ड पेपर हुआ करता था। ठीक है, ग्रीस्ड रैपिंग पेपर होता था उसमें, ग्रीस्ड रैपिंग पेपर। तो इसमें बोला गया कि यहाँ पे इसको ना थोड़ा काट के और फिर उसको रीलोड करना होता था यहाँ पे इनफील्ड राइफल को। तो इसमें ये बोला गया कि ये जो पेपर है ये बेसिकली आपका पिग से या फिर बीफ से बना हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि हिंदुइज्म में ये सब पता है आपको कि सही नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे ये चीज शुरू हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपको समझना है। फिर ये हो गए इनके दो मेन रीजन। ठीक है, और यहाँ पे ये सब आपका मेरठ से शुरू हुआ था। और इसमें आपको मेन लीडर जैसे आप बोलोगे यहाँ पे शुरू यहाँ पे देखने को मिलेंगे यहाँ पे मंगल पांडे। ठीक है, जिनको बाद में यहाँ पे मतलब यहाँ पे फांसी भी दे दी थी। पर आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे ये पूछता है कि मंगल पांडे कौन सी आपकी इन्फेंट्री से रिलेटेड थे, तो याद रखना आपको कि 34th नेटिव इन्फेंट्री से आपके यहाँ पे ये रिलेट करते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये उसके सोल्जर थे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपको पूछ रखा है कि बरेली से यहाँ पे किसने 1857 रिवोल्ट के कौन लीडर थे, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खान बहादुर। ये आपको पहले तो याद रख लेना है। अब इसके अलावा और भी कौन कौन से यहाँ पे लीडर्स थे जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे दिल्ली के बारे में, ठीक है, तो दिल्ली में आपके थे यहाँ पे जनरल भक्त खान। ठीक है, जनरल भक्त खान। ठीक है, ये हो गए। फिर अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे झांसी से, तो झांसी में आपके हो गए जैसे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है,
फिर अगर आपसे मान लो पूछा जाता है यहाँ पे बागपत का, ठीक है, बागपत यूपी, जो एरिया आता है यूपी में बागपत, तो वहां से पूछा जाए तो वहां से है आपके यहाँ पे शाम हिल। अब देखो यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे वो मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है तो यहीं पे मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। अगर आपसे बोले यहाँ पे नाना साहिब के बारे में, तो इन्होंने ये कानपुर से लीडर थे, ठीक है, कानपुर से लीडर थे आपके 1857 रिवोल्ट में। फिर जो कुंवर सिंह है ये आपके बेसिकली बिहार से लीडर थे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बेगम हजरत महल दे रखे हैं ये आपके यहाँ पे लखनऊ से लीडर थी, ठीक है, लखनऊ से। तो लखनऊ, बिहार, कानपुर हो गया, ये आपके बरेली जो आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, जो आपका यूपी में बरेली आता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आपके यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे विलेजेस वगैरह भी हैं बरेली नाम के, पर हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका दिल्ली हो गया यहाँ पे जनरल भक्त खान, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बागपत यूपी आपका हो गया यहाँ पे शाह महल। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, याद रखना। और इसमें यहाँ पे बोला गया था कि जो उस टाइम पे ना बहादुर शाह जफर था, ठीक है, जो उस टाइम पे बोल सकते हो कि मुगल रूलर था, उसको एज अ हेड यहाँ पे बताया गया, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि उसके बाद ना जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि इसको ये लीड कर रहा है, बहादुर शाह जफर इसको लीड कर रहा है इस पर्टिकुलर मूवमेंट को, तो इस रूलर को यहाँ पे इन्होंने इंडिया से हटा के म्यांमार में भेज दिया था, और वहीं पे ही उसकी डेथ हो गई थी। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो उसकी कबर भी वहीं पे ही आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, म्यांमार में। तो ये भी पॉइंट है आपको यहाँ पे याद रखना है, तो याद रख सकते हो। म्यांमार का ये नाम क्या है यहाँ पे, बर्मा है, पहले भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ना उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यहाँ पे इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था। अब देखो सब्सिडरी आने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, तो वो आपको पता होना चाहिए रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फेंस। रिंग ऑफ फायर तो आपका वॉल्केनो वाला था, जो हमने पहले ही क्वेश्चंस में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो देख लेना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिंग ऑफ फेंस, ठीक है। तो रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी जो थी वो बेसिकली लेकर आया था आपका यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे तभी मैंने इसके सामने लिखा है। अब इसमें बेसिकली क्या होता था, यहाँ पे ना ये बफर जोन बनाया करता था, ठीक है, बफर जोन्स बनाया करता था। अब जैसे आपको पता है कि बंगाल जो है ये इनका मेन रीजन था, और बंगाल के ही ऊपर में यहाँ पे इस एरिया में लगता है आपका अवध, ठीक है। तो अवध को इन्होंने क्या बनाया, एक बफर जोन बनाया कि कभी भी अगर मान लो यहाँ पे लड़ाई होती है, कोई भी यहाँ पे लड़ने आता है, बंगाल को यहाँ पे अब कब्जाने के लिए आता है, किसी के साथ भी लड़ाई होती है, तो ये जितनी भी लड़ाई है ये सब अवध में ही रखेंगे। कुछ भी डिस्ट्रक्शन होगा तो ये अवध में ही करेंगे, बंगाल तक आने ही नहीं देंगे ताकि इनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो कि बफर जोन बेसिकली इसलिए बनाए जाते थे कि उनकी मेन टेरिटरीज को यहाँ पे बचा के रखा जा सके, वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, वहां पे कोई इनको लॉस ना फेस करना पड़े, और आपके जो बफर जोन है वहां पे कुछ हो जाए उनको यहाँ पे इससे ऐसा ऐसा कुछ लेना देना नहीं था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे डलहौजी जो है, डलहौजी का यहाँ पे आया था यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इसमें बेसिकली क्या बोला गया था कि जो भी आपका रूलर है, ठीक है, अगर उसका यहाँ पे कोई सगा बेटा नहीं होता है तो वो जो किंगडम है वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। अब जैसे आपको पता है यहाँ पे जो लक्ष्मीबाई भी थी, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई, तो उनका भी यहाँ पे उनका सगा बेटा नहीं था, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो झांसी है वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था, इसी पर्टिकुलर आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। पर अगर आपसे ये पूछता है कि पहला किंगडम कौन सा था जो इसके अंदर आया था, तो वो था आपका यहाँ पे सतारा, ठीक है। सतारा के बाद आपका यहाँ पे आया था झांसी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, सतारा पहले था फिर झांसी था यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में। अब यहाँ पे जो आपका सब्सिडरी अलायंस है ये बेसिकली लाया था यहाँ पे आपका यहाँ पे वेलेस्ले ने, और इसके थ्रू सबसे पहले जो ऐड हुआ था वो आपका ऐड हुआ था यहाँ पे हैदराबाद। अब ये जो है ना ये रिंग ऑफ फैंस का एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे एडवांस वर्जन है, ठीक है, एडवांस वर्जन है आपका किसका, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी का, ठीक है। रिंग ऑफ फेंस लिख रहा हूँ मैं, आरओएफ लिख रहा हूँ, मतलब रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी जो है उसका एडवांस वर्जन है। यहाँ पे क्या करते थे, बफर जोन में जो रूलर रूल करता था तो उनको बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन सब वो करेंगे, पर उनकी जो मिलिट्री वाली जितनी चीजें हैं वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स करा करते थे, अपने अपने सोल्जर्स को वहाँ पे डिप्लॉय कर देते थे, और उनके बदले फिर वो यहाँ पे इनकम जनरेट करते थे। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक कोई जैसे अवध है, ठीक है, अगर मान लेते हैं उस टाइम पे अवध आपका इसके अंदर आता है, यहाँ पे जो सब्सिडरी अलायंस है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि ब्रिटिशर अपनी आर्मी भेज देते हैं अवध में रहने के लिए, और जो रूलर है वो बेसिकली उस आर्मी का कंप्लीट ध्यान रखता, ठीक है, और आर्मी का काम होता है रूलर को प्रोटेक्ट करके रखना। तो ये बेसिकली एक तरीके से एडवांस वर्जन था बस यहाँ पे आपके रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी का, जो कि आपका वॉरेन हेस्टिंग लेकर आया था, ठीक है, बस इतना याद रखना है। फिर आपका जो यहाँ पे जॉन लॉरेंस था ये लेकर आया था यहाँ पे पॉलिसी ऑफ मास्टरली, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी। मतलब इसके टाइम पीरियड पे आप देखोगे ऐसा कोई भी लड़ाई वड़ाई यहाँ पे नहीं हुई थी, इसका यहाँ पे ये कहना था कि यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक तरीके सिंपल टर्म में ऐसे याद रख लो, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे लिटन।
अब लिटन के केस में आपको देखने को मिली थी यहाँ पे आपके यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड एक पॉलिसी जो थी, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, जिसको आप बोल सकते हो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी थी। ठीक है, बस इतना याद रखना कि कौन लेकर आया था। और ये आपको जैसे मैंने पहले बता रखा है यहाँ पे, जो आपकी ट्रीटी ऑफ गंडमक थी, जो आपके अफगानिस्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी, जो सेकंड आपका एंग्लो अफगानिस्तान वॉर हुई थी उसके बाद, वो आपके लिटन टाइम पीरियड पे ही साइन हुई थी, कि लिटन के टाइम पीरियड पे, क्योंकि पहली वाली वॉर तो ये लोग हार गए थे बहुत गंदी तरीके से। तो ये पॉइंट बस आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये हमारा था यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यहाँ पे कि विच पार्ट रिप्रेजेंट सिटीजनशिप इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, जो आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड हो गया, कोई भी आपका हो गया, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये पार्ट, इससे रिलेटेड आपको डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन बहुत से देखने को मिल जाएंगे, तो इनको यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना। अब जैसे हम लोग सब पार्ट्स डिस्कस करते हैं, जो आपका पहला पार्ट है, ये रोमन में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, रोमन में। तो जो पहला पार्ट है, ये आपको बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, की इंडिया की क्या क्या यहाँ पे टेरिटरीज है, इनके बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका हो गया यहाँ पे ये। जो दूसरा है, ये आपको बताता है सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में। तो यहाँ पे अपना करेक्ट का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन अपना यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमसे सिटीजनशिप के बारे में ही पूछ रहा है। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि आर्टिकल 9 आपको इनडायरेक्टली ये बताता है किसके बारे में, सिंगल सिटीजनशिप के बारे में आपको आर्टिकल 9 बताता है। ये पहले भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो थर्ड है, थर्ड पार्ट, ये आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। जो फोर्थ पार्ट है, ये आपको डीपीएसपी के बारे में बताता है। फिर 4A जो है, ठीक है, पार्ट 4A, ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएस के बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखो, इसके बाद ना जो आपके इंपॉर्टेंट, अगर हम वो देखें पहले, तो जैसे आपका यहाँ पे पंचायत है, पंचायत आपका यहाँ पे 9 के अंदर आता है, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो 9A है, इसके अंदर आपका आता है यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे जो 9B है, इसके अंदर आपका आता है यहाँ पे कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर 9B के बाद जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके अगला, वो जैसे आपका है यहाँ पे 15 आपको बताता है यहाँ पे इलेक्शन के बारे में। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 17, जो कि आपको बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। ये भी हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे 18 आपका बताता है इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स वगैरह जो भी रहेंगी वो सब। फिर 20 आपका आर्टिकल 368 इसी के अंदर आता है, पार्ट 20 के अंदर, जो कि आपका अमेंडमेंट के बारे में बताता है, ठीक है, किस तरीके से अमेंडमेंट वगैरह जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, कैसे करना है, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट है आपका आर्टिकल 13। अब 13 आपको बताता है ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में आपको यहाँ पे ये बताता है। फिर अगर अगला देखोगे यहाँ पे, जैसे 10th है आपका यहाँ पे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में आपको बताता है, ये ट्राइबल एरियाज के बारे में आपको बताता है। फिर 12 वाला जो है, ये आपको फाइनेंस फाइनेंस और प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता है ये, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और तो देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इतने ही हैं, अगर याद रख सकते हो यहाँ पे सब याद रख लेना। इंपॉर्टेंट आपके ये नीचे जो मैंने लिखे हैं ये सब रहेंगे, इनको याद रख सकते हो, तो यहाँ पे जरूर याद रख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ अगर और कुछ पूछा जाए, तो जैसे फिफ्थ आपका यहाँ पे यूनियन बताता है, सिक्स्थ आपका यहाँ पे स्टेट्स के बारे में बताता है, और एट्थ जो है आपका, ये आपका यूटीज के बारे में बताता है, ठीक है। और सेवेंथ वाला जो है, बेसिकली ये आपका बताता है यहाँ पे जो आपकी स्टेट्स दे रखी है यहाँ पे पार्ट बी में शेड्यूल फर्स्ट के अंदर। तो शेड्यूल फर्स्ट के अंदर आपके अलग अलग पार्ट है, उसमें जो पार्ट बी के अंदर जो जो स्टेट्स दे रखे हैं, उसमें बेसिकली उन सब स्टेट्स के बारे में आपको ये सेवेंथ शेड्यूल और सेवेंथ आपको यहाँ पे बताता है पार्ट, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, प्लीज इसके बारे में यहाँ पे जरूर इसको लिख लेना, इनके बारे में आपको जरूर यहाँ पे पूछा जा सकता है। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस जो है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका यहाँ पे बेसिकली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको अगर ये पूछे कि टोटल फंडामेंटल राइट्स आपको कितनी दे रखी हैं, ठीक है, मतलब कितने तरीके की है, टाइप्स आपसे पूछ ले, तो याद रखना हमारे पास यहाँ पे 6 तरीके की फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी है वो हम थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो जैसे पहली है आपके पास यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। अब इसके अंदर आपके बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, जैसे 14, 15, 16, 17, 18 तक। वो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, सब कुछ एक क्वेश्चन में नहीं करेंगे, क्योंकि इससे फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। पर पहले आपको ये याद रख लेना कि कितने तरीके की आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं।
पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी। अब इसमें नंबर ऑफ आपके आर्टिकल, चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 14 से लेके 18 तक आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम आपका जो है ये 19 से लेके 22 तक आता है। तो आपको एक चीज तो पता चल रही है कि ये फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस जो है ये आपका 19 में आ रहा है, तो 19 आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कौन से टाइप की आपकी फ्रीडम है, यहाँ पे राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस से लिख दे रहा हूँ, राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन। तो इसके अंदर आपको बेसिकली दो आर्टिकल देखने को मिलते हैं, एक 23 और एक आपको यहाँ पे 24, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सही से लिख दे रहा हूँ मैं, 23 और आपका यहाँ पे 24, ठीक है। फिर फोर्थ आपकी यहाँ पे है, फोर्थ आपका है यहाँ पे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना। अब रिलीजियस फ्रीडम में अगर हम बात करें तो आर्टिकल हमें देखने को मिलते हैं 25 से लेकर 28 तक। फिर फिफ्थ हमारे पास आ जाती है, फिफ्थ हमारे पास क्या है यहाँ पे, फिफ्थ है कल्चरल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे 29 और 30 हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जो आपका यहाँ पे सिक्स्थ है, ये आपकी है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। जो कि बेसिकली आपका यहाँ पे आर्टिकल 32 है, जो आपका रिट्स बताता है। आपको जैसे पता होगा 32 आपको क्या बताता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में बताता है। वहीं पे 226 जो है ये आपको हाई कोर्ट के रिट्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आपको यहाँ पे याद रख लेना। और इससे पहले आपकी एक और राइट हुआ करती थी, वो थी राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 44th के अंदर यहाँ पे हटा दी गई है। तो वो भी चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे याद रख लेना ये आपकी राइट अब नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे पहले यहाँ पे हुआ करती थी, पर यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे अब ये हटा दी गई है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना, 1978 में आपका यहाँ पे ये एक्ट आया था, ठीक है, 1978। तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो प्लीज इनको यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे इसको याद रख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अब जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं उनके बारे में, तो जो आपका यहाँ पे 19(1) का ए है, ये बेसिकली आपको बताता है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में आपको बताता है यहाँ पे आर्टिकल 19(1) का ए, ठीक है। तो जो 19 है बेसिकली ये आपका यहाँ पे फ्रीडम, आपसे यहाँ पे राइट टू फ्रीडम से एसोसिएटेड है, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। तो इसके अंदर ना यहाँ पे याद रखना कि जो आपका 19th आर्टिकल है, अगर आपसे ये पूछे कि इसमें कितने तरीके की फ्रीडम दी हुई है, तो यहाँ पे 6 तरीके की फ्रीडम दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है टोटल फ्रीडम कितनी तरीके की यहाँ पे हमें यहाँ पे दी हुई है आर्टिकल 19 में, तो वो है आपकी 6 तरीके की फ्रीडम आपको दे रखी है। पहला वाला आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ई से, तो ई है आपका यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, मतलब आप कहीं पे भी इंडिया में जाके रह सकते हो, मतलब रह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका दूसरा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, वही आपसे पूछा था। फिर बी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका होता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, की आप यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है कि आप असेंबली क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, असेंबली वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हो, पर वो पीसफुल रहनी चाहिए, विदाउट आर्म्स, बस यही आपको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे एफ, जो कि बेसिकली एक तरीके से ओमिट हो चुका है, ठीक है। ये बेसिकली आपका यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी थी, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी थी, पर मैंने आपको इसलिए जानबूझ के यहाँ पे दे रखा है, तो ताकि आपको यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे मैं अलग कलर से भी लिख दे रहा हूँ। ये आपका क्या हो चुका है, ये ओमिट हो चुका है, मतलब यहाँ पे ये हटा दिया जा चुका है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया जा चुका है, अगर सिंपल टर्म्स में आप बोलोगे तो यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया जा चुका है, ठीक है। तो प्लीज इसका यहाँ पे ध्यान देना, 19(1) करके अब आपका कोई भी फ्रीडम नहीं है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे दे रखा हो, ठीक है। तो ए बी, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सी की। तो देखो सी में हमें दे रखा है यहाँ पे कि हमारे पास कंप्लीट फ्रीडम है एसोसिएशन क्रिएट करने की, ठीक है, एसोसिएशन क्रिएट करने की, किसी भी तरीके का एसोसिएशन हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, कल्चरल से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी तरीके का आप एसोसिएशन आप क्रिएट कर सकते हो। फिर अगला आ जाता है हमारे पास यहाँ पे डी, जो कि हमें बताता है कि आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है यहाँ पे मूवमेंट की, क्या आप यहाँ पे किसी भी स्टेट में आप यहाँ पे कंप्लीटली फ्रीडम है आपके पास कि आप मूव कर सकते हो, ठीक है, घूम सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे 19, यहाँ पे 1 का सी, और ये है आपका 19(1) का डी, ठीक है। फिर ई हमने देख लिया, एफ हो गया। अब एक आपका बचा है, वो है आपका यहाँ पे जी, ठीक है। तो जी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ 19(1) का जी, जो कि आपको बताता है यहाँ पे फ्रीडम
ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि आप कुछ भी बन सकते हो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फिर कुछ भी बनना है, आप कुछ भी बन सकते हो, ये आपको बताता है यहाँ पे 19(1) का जी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब छोटे-छोटे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो इनको प्लीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी भूलना मत। ये आपसे यहाँ पे पूछी जा सकती है, कितनी तरीके की फ्रीडम आपको दे रखी है 19 के अंदर, कौन-सा आपका यहाँ पे ओमिट हो चुका है, ये भी याद रखना। ये है आपका 19(1) का एफ, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे देता था, वो अब यहाँ पे ओमिट हो चुका है, मतलब रिमूव कर दिया जा चुका है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सब डिस्कस कर लिए, टाइप्स ऑफ फ्रीडम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ फ्रीडम हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एफ आर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, कितने तरीके के हमें यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि स्पेशल ऑफिसर जो है यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये हमें बताना है। देखो, सबसे पहले तो याद रखना, ये एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर यहाँ पे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे जो आर्टिकल है, ये आपका है आर्टिकल 350 बी, और ये आपको देखने को लेगा यहाँ पे जो आपका 17 पार्ट है। ठीक है, पार्ट 17, क्योंकि आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस वगैरह से रिलेटेड है, तो यहाँ पे उसके अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो 338 दे रखा है, ये आपका है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 जो दे रखा है, ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। 338 जो आपको दे रखा है, ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये याद रखना। और मैंने आपको पहले बताया था 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंने आपको बताया था, और 102 आपको बताया था, तो उसके थ्रू भी आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, तो प्लीज इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। ये वाला था आपका यहाँ पे 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से। ये वाला जो था, ये था आपका यहाँ पे 102 वाला, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था यहाँ पे 2018 में, उससे आपका यहाँ पे ये वाला कमीशन बनाता है। और ये तीनों, ठीक है, यहाँ तक कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये सब के सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर पोस्ट है। ठीक है, पोस्ट बोल लो या फिर बॉडी बोल लो, ठीक है, सिंपल टर्म्स में। तो ये प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। और इनको अपॉइंट कौन करता है, ये भी याद रख लेना, अपॉइंट करते हैं आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये रिपोर्ट किसको करते हैं, जो आपका स्पेशल ऑफिसर जो माइनॉरिटी का यहाँ पे दे रखा है, सब यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं बेसिकली यहाँ पे प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और उसके बाद देखो, यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं, तो अगर हम स्पेशल ऑफिसर से रिलेटेड बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछे यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इनके हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। ठीक है, जो कि बेसिकली अगर आप प्रेजेंट टाइम में बोलोगे, तो ये अब है यहाँ पे आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, पर ऑप्शन में इलाहाबाद दे तो वो भी समझ जाना। अब इसके बाद ना इनके तीन अ, एक तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे रीजनल ऑफिसेज भी हैं। ठीक है, इनके यहाँ पे तीन रीजनल ऑफिसेज भी हैं, अगर आपसे वो पूछा जाए वो कहाँ कहाँ है, तो जैसे पहला है इनका यहाँ पे बेलगांव में। ठीक है, बेलगांव, जो कि आपका कर्नाटका के अंदर आता है। ठीक है, KR लिखता हूँ, कर्नाटका समझ जाना। ठीक है, और ये आपका है बेलगांव, जहाँ ये वही है जहाँ पे गांधी जी ने कांग्रेस का इकलौता सेशन प्रिसाइड किया है। ठीक है, कांग्रेस का सेशन जो गांधी जी ने इकलौता प्रिसाइड किया, वो आपका बेलगांव में ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना। इसके अलावा आपका यहाँ पे चेन्नई हो गया, तो चेन्नई आपका आता है यहाँ पे तमिलनाडु में। ठीक है, फिर आपका है यहाँ पे कोलकाता में इनका एक रीजनल ऑफिस है, जो कि आपका है आता है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे ये तीन इनके रीजनल ऑफिस है, ये याद रख लेना, यहाँ पे 350 के अंदर है। और मिनिस्ट्री अगर पूछे, ठीक है, मिनिस्ट्री भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर की, तो ये है इनकी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, माइनॉरिटी अफेयर, जैसा इनका नाम है उसी तरीके की आप यहाँ पे मिनिस्ट्री के अंदर है, तो ऐसा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इजिली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हो, तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। वहीं पे अगर हम इनकी बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस की, तो इनके अंदर ना आपको यहाँ पे एक चेयरमैन देखने को मिलता है। ठीक है, एक वाइस चेयरमैन देखने को मिलता है, तीन आपको यहाँ पे मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पेशल ऑफिसर है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कमिश्नर है ये। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये आपका कमिश्नर है। वहीं पे जो रीजनल ऑफिसेज के जो हेड रहेंगे, इनको हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये आपके असिस्टेंट कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आपको टर्म्स दे सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर याद रख लेना। और इधर में आपका यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस वाले में एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और तीन आपके यहाँ पे मेंबर होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यहाँ पे याद रखना। और अब देखो, यहाँ पे जो आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी माइनॉरिटी है, तो इसका काम क्या होता है कि जो आपकी लैंग्वेजेस है, जो बहुत ज्यादा कम या फिर बहुत छोटे ग्रुप के द्वारा बोली जाती हैं,
ठीक है? जैसे अब हिंदी क्या है, अब हिंदी तो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। जैसे सेम आपका कन्नड़ लैंग्वेज हो गई, तमिल लैंग्वेज हो गई, ऐसी आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा फेमस लैंग्वेजेज़ है, जो बहुत ज़्यादा वैरायटी में या फिर बहुत ज़्यादा अलग डायलेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे वो बोली जाती हैं। पर इंडिया में आपको जैसे पता है कि बहुत सारी लैंग्वेजेज़ ऐसी हैं, जो एक सर्टेन ग्रुप के द्वारा बोली जाती है। अगर मान लो यहाँ पे वो ऐसी लैंग्वेज है, बहुत कम लोगों के साथ बोली जा रही है, तो यहाँ पे इनका काम क्या है, उनको मेंटेन करके रखना है, कि यहाँ पे उसके उनको एक तरीके से आप ऐसे समझ लो कि उनका खात्मा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो बेसिकली अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के पास देते हैं, और प्रेसिडेंट फिर गवर्नमेंट से अपना आंसर मांगती है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होता है, तो उस केस में यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास फुल पावर है कि वो गवर्नमेंट से एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो, हमसे बोला जा रहा है कि जो आपका नेशनल वाटरवे 2 है, ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 जो है, जिसको हम NH2 बोलते हैं, तो ये आपका कौन से रिवर के ऊपर डेवलप्ड है, ये आपको यहाँ पे रिवर पूछी जा रही है ना? तो यहाँ पे देखो, मैंने आगे आपको एक इमेज भी लगा रखी है, इससे आप समझ जाना। यहाँ पे आपको नेशनल वाटरवेज 2 पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वाला आपका यहाँ पे गंगा रिवर पे है, तो इसको यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, पहला गंगा रिवर पे। अगर आपको पूछे सबसे बड़ा कौन सा है, लार्जेस्ट, तो वो भी आपका यहाँ पे यही है। ठीक है, यही आपका यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट, और ये आपका है सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। ये आपका है कृष्णा रिवर पे, जैसा आपको यहाँ पे दे भी रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर ये आपका है नर्मदा रिवर पे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर नीचे वाला आपका है यहाँ पे जस्ट नीचे है, ये आपका ताप्ती रिवर पे, तो ये भी आपका याद रखेगा रहेगा। और ये सुंदरबंस पे है। ठीक है, तो सुंदरबन क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ये भी आपके लिए यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, सब मैंने आपको यहाँ पे एक इमेज बेसिकली नेट से यहाँ पे आपको दे रखी है, तो आप ये जरूर यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को लेंगे स्टैटिक बेस्ड में। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट आपका यहाँ पे कौन सा है, इसका कहने का मतलब है कि वेस्ट साइड में आपका कौन सा पोर्ट आता है, ये बस आपको इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है। अब देखो, विशाखापट्टनम तो आपका आंध्र प्रदेश में है, इसकी कैपिटल आपको पता होगा। आंध्र प्रदेश की यहाँ पे कैपिटल क्या है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की कैपिटल तो है आपकी यहाँ पे अमरावती, है ना, हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तेलंगाना की हैदराबाद है। पर विशाखापट्टनम आपका किसके अंदर आता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, क्योंकि विशाखापट्टनम एक मेजर सिटीज है। ठीक है, मेजर सिटी है आपकी यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। फिर मुंबई पोर्ट अगर आप देखोगे, तो ये आपका वेस्ट में आता है। अब आपको ये चीज तो पता चल गई, ये आपका ईस्ट साइड में लग रहा है। प्रदीप पोस्ट जो है, ये आपका आता है उड़ीसा में, और ये भी आपको दिख रहा है कि ये ईस्ट कोस्ट पे आपका लग रहा है। ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे लग रहा है, और ये भी आपका ईस्ट कोस्ट पे लग रहा है। और जो आपका यहाँ पे टूटीकोरिन पोस्ट दे रखा है, ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे ये टूटीकोरिन पोस्ट दे रखा है, ये बेसिकली आपका तमिलनाडु में आता है। और तमिलनाडु आपको पता है यहाँ पे कि वो ईस्ट कोस्ट पे लगता है। ठीक है, आप वो भले ही वो तमिलनाडु में रहा है, मतलब साउथ में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, पर कोस्ट वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो ईस्ट साइड वाले कोस्ट पे लग रहा है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आपका आंसर होना नहीं है तीन में। तो एक ही आपका आंसर बचा, वो है आपका मुंबई पोस्ट, जो कि आपका इकलौता दे रखा है वेस्ट साइड में लग रहा होगा, वो है आपका यहाँ पे मुंबई पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपको समझना है वो यही समझना है। और आगे इमेज भी मैंने लगा रखी है, तो यहाँ पे मेजर जितने पोर्ट्स हैं, इनके बारे में दे रखा है, तो इनको जरूर देख लेना। खासकर जैसे आपका कांडला हो गया, आपका मुंद्रा पोर्ट है, फिर आपका मुरमुगांव पोर्ट है। ठीक है, फिर आपका कोची है, इधर से इधर प्रदीप हो गया, हाल्दिया पोर्ट हो गया। ठीक है, हाल्दिया तो आपका नेशनल वाटरवे 1 तक भी देखोगे तो वहीं तक ही जाता है। जैसे अगर यहाँ पे भी देखो, तो हाल्दिया से इलाहाबाद से हाल्दिया, ठीक है, ये आपका मेजर रूट है बेसिकली। तो ये सब आपके यहाँ पे आपको इमेजेस दे रखी है, इनको आप जरूर यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है सब जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं। फिर एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एट्थ क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो ओजोन लेयर होती है, ठीक है, ओजोन बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि ओजोन लेयर आपकी जो होती है, वो यहाँ पे कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो ओजोन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखो, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आपको देखने को मिलती है 78%, ऑक्सीजन आपको देखने को मिलती है 21%। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन कितनी परसेंट रहती है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। और यहाँ पे जो ओजोन होती है, ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, अब यहाँ पे आप लेयर कैसे याद रख सकते हो, आप फॉर्म मतलब फॉर्मूला तो नहीं, यहाँ पे आप छोटा सा आप बोल सकते हो यहाँ पे तरीके से याद रख सकते हो, वो है यहाँ पे TSM TE। अब TSM नाम की यहाँ पे कोई टीम हुआ करती थी, आई थिंक पबजी वगैरह में, मैं जितना सुना है, तो उसके थ्रू अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह देखते होगे, तो उसके हिसाब से आप याद रख सकते हो। तो TSM फिर TE, ठीक है, टीम से TE आप उठा लो बस। ठीक है, अब जो सबसे पहला है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, सबसे नीचे से इस इधर से शुरू हो रहा है। ठीक है, जमीन के पास यहाँ है, जमीन के पास कौन सा पहले आएगा, ये वाला पहले आएगा। ठीक है, टी वाला पहले आएगा, ट्रोपोस्फेयर पहले आएगा, एग्जोस्फेयर सबसे ऊपर है वो। ठीक है, इस तरीके से याद रखना।
तो लैंड के पास आपका ट्रोपोस्फेयर है, इस तरीके से शुरू होगा ये, फिर उसका स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कौन सा है, ये आपका यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ भी रखा है, तो यही आपका आंसर भी था। और ये आपका है यहाँ पे मीजोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर, तो ये भी याद रख लेना। फिर ये है आपका यहाँ पे थर्मोस्फेयर, तो ये पॉइंट याद रख लेना। और थर्मोस्फेयर का ही दूसरा नाम है यहाँ पे आइनोस्फेयर, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको दे रखा है लास्ट, ये है आपका यहाँ पे एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने आपको सब नाम बता दिए, अगर आपसे पूछे तो ये आपको पता चल जाएंगे। अब जो ट्रोपोस्फेयर है ये बेसिकली आपका 18 किलोमीटर वाइड रहता है आपका यहाँ पे इक्वेटर पे। ये आप छोटे छोटा फैक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और 8 किलोमीटर आपका यहाँ पे वाइड रहता है पोल्स पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि आपका जब टेम्परेचर गिरेगा, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे हाइट क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। हाइट के बढ़ने पे आपका टेम्परेचर गिरता है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसी में ही आपको क्लाउड्स भी देखने को मिलते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर में तो आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि क्लाउड्स देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे परफेक्ट फ्लाइंग कंडीशन होती है। जो भी आप यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह आप देखते हो उड़ते हैं, तो वो आपके यहाँ पे एक बार टेक ऑफ करने के बाद बीच रास्ते में कंप्लीट वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, क्योंकि वो क्लाउड के ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है। क्लाउड तो आपका यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाइंग कंडीशन रहती है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना। ये आपका 50 किलोमीटर तक रहेगा, ठीक है, ये याद रख लेना। और ट्रोपोस्फेयर में ना आपका यहाँ पे एक आता है ट्रोपोपॉज, ठीक है, ट्रोपोपॉज, जो कि आपका जिसका टेम्परेचर रहता है -58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वो गिरता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे जो आपका एक बोल सकते हो यहाँ पे लास्ट पॉइंट है जो है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपॉज जिसका है -58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा सा पॉइंट है, प्लीज इसको भी यहाँ पे ध्यान में रखना, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब देखो उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मीजोस्फेयर, यहीं पे मैं चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस तरफ में। तो मीजोस्फेयर में आपका यहाँ पे इसकी लेंथ मतलब यहाँ पे ऊंचाई या फिर आप बोलो यहाँ पे लेंथ रहती है वो 80 किलोमीटर तक रहता है। और इसमें यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा यहाँ पे -90 तक जाएगा, ठीक है। और इसमें ये जो जा रहा है इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे मीजोपॉज, ठीक है। वो वाला था आपका ट्रोपोपॉज, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मीजोपॉज जिसका टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस है, जो बेसिकली यहाँ पे वापस से आपको देखने को मिलेगा कि मीजोस्फेयर जो आपकी लेयर है इस पर टेम्परेचर गिरता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ नाम से जानते हैं, आइनोस्फेयर के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आयंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ पे आयंस देखने को मिलते हैं। अगर इसकी विड्थ पूछी जाए तो ये है आपके यहाँ पे 640 किलोमीटर्स की। इसमें आपको सैटेलाइट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे सैटेलाइट्स आप देखते हो वो बेसिकली इसी रीजन में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो यहाँ पे ये एब्जॉर्व करता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को, जैसे किस किस को, जैसे आपका यहाँ पे एक्स रेज को एब्जॉर्ब करेगा, यूवी रेडिएशंस को यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे किसको, रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, रेडियो वेव्स को यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रख लेना, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे लास्ट है वो है आपकी यहाँ पे एग्जोस्फेयर। अब जो यहाँ पे ये एग्जोस्फेयर है इसका यहाँ पे जो विड्थ है ये आपका है यहाँ पे 960 आपका किलोमीटर, ठीक है। और इसका जो टेम्परेचर है ये आपका जा सकता है यहाँ पे 1650 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, माइनस में। तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रख लेने, आपसे यहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये सब हमने यहाँ पे लेयर्स भी डिस्कस कर लिए, कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर आप यहाँ पे पूछ लेना। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सांगपो कौन से रिवर को हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है। सांगपो नाम यहाँ पे कौन से रिवर का है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना ये हम लोग बुलाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को, क्योंकि यहाँ पे इसका दूसरा नाम है। अब कहाँ पे क्या नाम है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र जैसे आपको पता होगा कि आपका चाइना से आती है, जो आपका तिब्बत रीजन है वहां से आती है। और तिब्बत में बेसिकली हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं, इसका नाम होता है यहाँ पे सांगपो, ठीक है। तिब्बत में इसका नाम होता है यहाँ पे सांगपो। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तब इसका नाम हो जाता है यहाँ पे सियांग, या फिर इसको ही आप बोलोगे यहाँ पे दिहांग, ठीक है। फिर अरुणाचल प्रदेश से जब ये असम में आती है ना तब इसका नाम होता है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, जो हम बेसिकली हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं या फिर बताते हैं। तो वो बेसिकली तब उसका नाम होता है जब ये असम में आती है, ठीक है। और इसी में ही एक दूसरा और नाम होता है, तो ये भी याद रखना, वो है आपका यहाँ पे ल्यूट। फिर इसके अलावा यहाँ पे आपको जैसे पता है कि इंडिया के बाद ये चली जाती है यहाँ पे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है यहाँ पे जमुना, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि गंगा का नाम जमुना है या फिर ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किस रिवर की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान देना है।
अब देखो जो गंगा रिवर है, जब ये आपकी यहाँ पे बांग्लादेश में जाती है ना, तो जब ये आपकी बांग्लादेश में जाती है तब इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, बांग्लादेश में जाके इसका नाम हो जाता है गंगा रिवर का यहाँ पे पद्मा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना। गंगा रिवर तो आपको यहाँ पे पता है, ये है यहाँ पे इंडिया में नाम है। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। और जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये बेसिकली आपकी है रेड रिवर ऑफ इंडिया, रेड रिवर ऑफ इंडिया। और क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ना आयरन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और आयरन की वजह से बेसिकली यहाँ पे आपको लाल कलर आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर का। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज पता चल गई। अब देखो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आगे जाने से पहले एक और छोटा सा यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, यहीं पे ही चलो बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे यहाँ पे सॉल्टिएस्ट लेक, ठीक है, सॉल्टिएस्ट लेक अगर आपसे पूछता है तो उसका नाम है यहाँ पे सांभर लेक, सांभर लेक। वहीं पे अगर आपसे लगून के बारे में पूछे, ठीक है, लगून के बारे में, तो उस केस में आपका हो जाएगा यहाँ पे चिलिका। ठीक है, चिलिका लेक। अब जो ये आपकी सांभर है, ये बेसिकली आपकी है राजस्थान में, और ये आपका है यहाँ पे उड़ीसा में। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे उड़ीसा में। तो ये पॉइंट यहाँ पे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल भी यहाँ पे भूलना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगर हम इसके बारे में बात करें, सॉल्टियस लेक, ये बेसिकली आपकी है इनलैंड, मतलब यहाँ पे जमीन के बीच में आपको देखने को मिलेगी। वो वाली रिवर में सबसे आपकी सॉल्टियस्ट है ये, वरना आपकी रहेगी यहाँ पे चिल्का। ठीक है, जिस तरीके से आपसे पूछा जाए। फिर अगर आपसे मान लो पूछता है यहाँ पे कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो याद रखना फ्रेश वाटर लेक आपकी सबसे बड़ी है यहाँ पे वुलार लेक। ठीक है, और वुलार लेक आपको देखने को मिलती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगी झेलम रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, झेलम रिवर का ही यहाँ पे पानी आपको देखने को मिलेगा वुलार लेक के अंदर भी। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट अगर आपसे पूछे वो है आपकी यहाँ पे वुलार लेक। तो यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। ठीक है, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना। फिर हम चलते हैं यहाँ पे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे जो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एडेड, ठीक है, नॉट पूछ रहा है, कौन सा वर्ड आपका ऐड नहीं हुआ है प्रियम्बल में अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रियम्बल है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है आज तक। ठीक है, सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है, वो भी आपका इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, कौन से, 42nd से। और 42nd को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अगर आपसे इस तरीके से ही पूछा जाए कि यहाँ पे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग बुलाते हैं, तो वो आपका आंसर रहेगा 42nd। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब देखो यहाँ पे जब हम आगे बात करते हैं, तो ये जो आपका प्रियम्बल है, ये बेसिकली कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इंट्रोड्यूस आपका हुआ था यहाँ पे ये 26 नवंबर को 1949 को। ठीक है, फिर उसके बाद ये इफेक्ट में कब आया, ठीक है, लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ आपका 26 जनवरी को 1950 को। ठीक है, ये आई होप कि आपको ये चीज़ें तो पहले ही पता होंगी, क्योंकि हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं वेरियस वीडियोस वगैरह में भी। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये जो है ये किससे इंस्पायर्ड है ना। अगर ये पूछता है कि यहाँ पे ये इंस्पायर्ड किससे है, तो याद रखना ये जो प्रियम्बल है ये आपका इंस्पायर्ड है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ये इंस्पायर्ड है, जो कि जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। ठीक है, कब लेकर आए थे, 1946 में। ठीक है, 1946 में जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे लेकर आए थे, उससे आपका यहाँ पे ये इंस्पायर्ड है। प्रियम्बल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रियम्बल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। प्रियम्बल आपका इंस्पायर्ड है किससे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना, वो खुद एक किसी दूसरी चीज से आपका इंस्पायर्ड है। वो किससे इंस्पायर्ड है, तो वो आपका इंस्पायर्ड है आपका जो प्रियम्बल है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये भी खुद एक इंस्पायर्ड चीज है। किससे इंस्पायर्ड है, तो ये आपका यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका यहाँ पे प्रियम्बल है उससे इंस्पायर्ड है। तो आप इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि हमारा प्रियम्बल जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। आप इनडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने जो बात करनी है वो है हमारी वर्ड से रिलेटेड, क्योंकि हमें वर्ड्स पूछा हुआ है। ठीक, तो हम अगर हम यहाँ पे वर्ड से रिलेटेड बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके वर्ड्स है जो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे इससे ही रिलेटेड यहाँ पे पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे वर्ड देखने को मिलेगा प्रियम्बल में, अगर आप यहाँ पे देखो मैंने इमेज लगा रखी है, पर हम पहले यहाँ पे अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वर्ड देखने को मिलेगा यहाँ पे सोवरन।
अब सोवरन जो इसका मतलब क्या होता है, सोवरन मतलब है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है हमारी कंट्री, ठीक है। सोवरन कंट्री मतलब होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट कंट्री है हमारी, किसी का रूल नहीं है। दूसरा है यहाँ पे सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब होता है यहाँ पे डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी एक तरीके से बोल लो, अपने विचार रखने की यहाँ पे सबको आजादी है, इस तरीके से आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, सिंपल टर्म में। तो यहाँ पे ये याद रख लेना। इसके अलावा हमारी यहाँ पे जो कंट्री है ये हमारी सेकुलर भी है। सेकुलर मतलब हो गया कि कोई भी रिलीजन नहीं है हमारी यहाँ पे कंट्री का, ठीक है, नो रिलीजन। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। मतलब यहाँ पे इसका कहने का क्या है कि जो हमारा यहाँ पे हेड है उसके हमें चुनने की पावर है, ठीक है, हमारे पास जो हमारे लोकल लोग हैं, मतलब हम, मैं हो गया, तुम हो गए, कोई और हो गया, तो ये सब क्या है यहाँ पे हमारे, हम लोकल लोग हैं, ठीक है। हमारे पास पावर है यहाँ पे चूज करने की अपने रिप्रेजेंटेटिव, मतलब पीएम चूज करने की, ठीक है, कि ये हमारी तरफ से हमारे देश को कौन रिप्रेजेंट करेगा वर्ल्ड में, ठीक है, वो आपको यहाँ पे पता चल गया। फिर आपका अगला होता है यहाँ पे रिपब्लिक, ठीक है, आजाद है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे जस्टिस। अब जस्टिस आपके देखो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है कि कितने तरीके के आपके जस्टिस होते हैं, तो याद रखना 3 तरीके के जस्टिस होते हैं, ठीक है। पहले चलो यहाँ पे मैं पहले वर्ड लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। फिर अगला आपका यहाँ पे लिबर्टी, और फिर आपका है यहाँ पे इक्वालिटी, ठीक है। अब आपसे ना यहाँ जो लास्ट के 3 है, यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा जाता है कि कितने तरीके के आपके यहाँ पे जस्टिस है, कितने तरीके के लिबर्टी है, तो यहाँ पे 5 तरीके की लिबर्टी है। इक्वालिटी कितने तरीके के, 2 तरीके के हैं। और इसके अलावा यहाँ पे और जो वर्ड्स हैं, जैसे आपका है यहाँ पे ब्रदरहुड, जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, ब्रदरहुड तो आपको वर्ड नहीं दिखेगा प्रियम्बल में, आपको वर्ड जो दिखेगा वो आपको दिखेगा यहाँ पे फर्टर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी। तो ये बेसिकली फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया यहाँ पे ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, ठीक है, भाईचारा है यहाँ पे सबके लोगों के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी जस्टिस की यहाँ पे बात करी गई है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई सोशल जस्टिस की, फिर यहाँ पे बात करी गई इकोनॉमिक जस्टिस की, फिर यहाँ पे बात करी गई पॉलिटिकल जस्टिस की, ठीक है। तो 3 तरीके की यहाँ पे जस्टिस हो गए। अब 5 तरीके की लिबर्टी है यहाँ पे, कौन कौन सी है, एक है लिबर्टी ऑफ थॉट, फिर है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे एक्सप्रेशन वगैरह आप यहाँ पे आपके कंप्लीट लिबर्टी है आपके पास, एक्सप्रेशन। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फिर लिबर्टी ऑफ फेथ, ठीक है, फिर लिबर्टी ऑफ वर्कशिप, किसी की भी आप वर्कशिप कर सकते हो, किसी भी बिलीफ, आप कोई भी बिलीफ रख सकते हो, कोई एक्सप्रेशन देना चाहो, कोई भी आपका यहाँ पे सोच है, कंप्लीट लिबर्टी आपके पास है, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इक्वालिटी आपकी 2 तरीके की, एक है एक स्टेटस की, और दूसरी आपकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो यहाँ पे याद रखना। और यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछते हैं कि फर्टिनिटी किस तरीके, कितने तरीके की है, तो याद रखना 1 तरीके की है, वो है आपका ब्रदरहुड, ठीक है, जो आपको यहाँ पे ही दे रखा है। तो यहाँ पे ये टर्म याद रखना, जो जो नंबर्स के यहाँ पे है, ठीक है, जस्टिस 3 आपका, लिबर्टी 5 तरीके, इक्वलिटी 2 तरीके, फर्टिनिटी 1 तरीके, और फिर बाकी जो यहाँ पे टर्म्स है उनका मतलब क्या है वो आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहेगा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे आपको प्रियम्बल दे रखा है, इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। ये आपका सोवरन हो गया, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ठीक है, फर्टिनिटी, तो ये सब आपको यहाँ पे दे रखा है, इसको आप जरूर एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा याद रखना, यहाँ पे ना ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रियम्बल किससे शुरू होता है, कौन सी टर्म से, तो याद रखना वी द पीपल ऑफ इंडिया से ये शुरू होता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखो ना, तो इसको बोल्ड भी कर रखा है इन्होंने, इसलिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। नीचे अगर आप देखो तो डेट वगैरह भी दे रखी है यहाँ पे, नवंबर 1949, ठीक है, ऐसे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब आपको यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर सकते हो, जब आपको पीडीएफ मिलेगी जरूर इसको देख लेना। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी कंट्री से हमने यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू ले रखा है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू लिया है वो हमने कौन सी कंट्री से लिया है, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आने से पहले ना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने यहाँ पे इसी से ही चीजें ली है और मेन मेन चीजें ली है, ठीक है। कौन कौन सी मेन मेन चीजें ली है वो देखते हैं। जैसे आपका इमरजेंसी प्रोविजंस हमने यहाँ पे इससे ही लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, चाहे वो यूनियन का हो गया, कोई स्टेट का हो गया, वो हमने यहाँ पे इससे ही लिया है। साथ ही साथ फिर आपका यहाँ पे जुडिशरी जो है वो हमने इस पर्टिकुलर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ले रखी है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे फेडरल स्कीम हमने ले रखी है, फेडरल स्कीम भी हमने यहाँ पे इसी से ही ले रखी है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात करोगे तो बोलने के लिए आप देखो तो 4 चीजें हैं, पर इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं, दी गई हैं।
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे फंडा आपका यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का ही है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा आपको यहाँ पे दे रखा है यूके। अब यूके की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्या क्या है, तो हमने ले रखा है इनसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने यहाँ पे इनसे ले रखा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट हमने यहाँ पे इनसे ले रखा है। फिर हमने यहाँ पे इनसे रिट्स ले रखे हैं जो आपके आर्टिकल 32 में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के केस में, 226 में आते हैं हाई कोर्ट के केस में। फिर हमने यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप ले रखी है इनसे ही, सिंगल सिटीजनशिप हमने यहाँ पे इनसे ही ले रखी है। फिर पार्लियामेंट्री आपकी जो आप बोल सकते हैं एक तरीके से क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, जो आपका मेंबर एक बार बन गया तो उसको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्या उसका यहाँ पे फायदे वगैरह हैं, ठीक है। तो वो सब हमने यहाँ पे इनसे ले रखा है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ले रखा है इनसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद देखो आपको अगला दे रखा है यहाँ पे यूएसए। अब यूएसए से हमने देखो फंडामेंटल राइट्स ले रखे हैं, जुडिशियल रिव्यू हमने यहाँ पे ले रखा है, तो जो आपका आंसर है वो आपका बेसिकली यूएसए ही रहने वाला है, जुडिशियल रिव्यू हमने यहाँ पे यूएसए से ले रखा है। हमने फिर ले रखा है कि प्रेसिडेंट का हटाना कैसे है प्रेसिडेंट को, तो उसको हम बेसिकली हटाने को हम बोलते हैं यहाँ पे इम्पीचमेंट कैसे करना है यहाँ पे प्रेसिडेंट का, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हमने यहाँ पे ले रखा है। और फिर हटाना कैसे हमने सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को कैसे हटाना है, तो वो भी हमने यहाँ पे ले रखा है। फिर प्रियम्बल, आप जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किस तरीके से आप बोल सकते हो कि प्रियम्बल हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। इसके अलावा फिर वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये हमने यहाँ से ली है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे PIL जो आप यहाँ पे भरते हो, ठीक है, पब्लिक लिटिगेशन जो आप यहाँ पे देते हो, तो वो बेसिकली यहाँ पे आपका इससे ही रिलेटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है आयरलैंड। अब आयरलैंड जो है यहाँ से हमने लिए है DPSP, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर अगला हमने यहाँ पे ले रखा है क्या मेथड रहेगा हमारे इलेक्शन का प्रेसिडेंट के केस में, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का हमारे यहाँ पे क्या मेथड रहेगा, वो हमने यहाँ पे आयरलैंड से ले रखा है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या मेथड रहेगा आपका नॉमिनेशन का, मेथड ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, किसके मेंबर्स, राज्यसभा के, ठीक है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो वो भी हमने यहाँ पे आयरलैंड से ले रखा है, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं। डीपीएस पे हमने ले रखा है आयरलैंड से, प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन करवाना है ये लिया है, नॉमिनेशन कैसे करना है राज्यसभा के मेंबर का ये लिया है। इसके बाद अगली यहाँ पे कंट्री आ जाती है जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, एक बार में सोर्स कंप्लीट कर लेंगे पूरा। अब जर्मनी से हमने लिया है कि किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को हमें यहाँ पे सस्पेंड करना है, ठीक है, इमरजेंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी हमें किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, सस्पेंड करना है, ये हमने यहाँ पे ले रखा है इनसे। फिर अगला हमें यहाँ पे ऑप्शन में जो दे रखा था वो दे रखा था साउथ अफ्रीका। अब देखो साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या चीज ले रखी है, पहला हमने ले रखा है कि प्रोसीजर हमने ले रखा है कि किस तरीके से हमें यहाँ पे अमेंड करना है, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है, ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करोगे, चेंजेस कैसे करोगे, ये हमने ले रखा है इनसे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अगला है आपके पास यहाँ पे प्रोसीजर क्या रहेगा आपका यहाँ पे इलेक्शन का, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है। पिछले वाले से जो आपका आयरलैंड था, आयरलैंड वाले से हमने ले रखा था कि नॉमिनेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा आपके राज्यसभा के मेंबर्स का, पर साउथ अफ्रीका वाले से हमने क्या लिया है कि प्रोसीजर क्या रहेगा आपका इलेक्शन का, जो भी राज्यसभा के मेंबर्स बन जाते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन से, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे अपना सोर्सेस वाला कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हमने कॉन्करेंट लिस्ट जो है हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखी है। अब देखो सबसे पहले आपको यूएसएसआर दे रखा है, तो यूएसएसआर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स। और यूएसएसआर की जगह आपको ऑप्शन में रशिया भी दे सकता है या फिर आपको सोवियत यूनियन करके भी दे सकता है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से देता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, रशिया, कोई भी हो, ठीक है। हमने यहाँ पे इनसे लिए फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि आपकी यहाँ पे ऐड कैसे कैसे हुई थी, एक आपकी 42nd से ऐड हुई है और बाकी आपकी यहाँ पे एक जो है वो 86 से ऐड हुई है, ठीक है। 46 से आपने यहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी, 86 से हमने यहाँ पे एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी थी। ये आपका 1976 का है, ये वाला आपका यहाँ पे 2002 का है, फंड जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज याद रखनी है। और फंडामेंटल ड्यूटी एक तरीके से आप ऐसे समझ लो, ये बताता है कि यहाँ पे सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है। अब यहाँ पे कंट्री तो यहाँ पे सिटीजन्स के लिए बहुत कुछ कर रही है,
पर सिटीजन्स की क्या ड्यूटी है कंट्री के रिस्पेक्ट में, कंट्री के लिए, तो वो बेसिकली होता है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। पर यहाँ पे ये नॉन जस्टिसिएबल है, इसको लेके आप कोर्ट में केस करने नहीं जा सकते हो, वही सेम केस आप जहाँ पे डीपीएसपी में देखोगे, ठीक। तो यहाँ पे उसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे कनाडा। अब कनाडा की जब हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे ले रखा है इनसे फेडरलिज्म, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या ले रखा है इनसे, फेडरलिज्म ले रखा है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा पास जो सेंटर होगा, मतलब यूनियन जो है, ठीक है, यूनियन बोल लो सेंटर गवर्नमेंट बोल लो, वो हमारी क्या होगी यहाँ पे, स्ट्रांग होगी, ठीक है। इसका मतलब आप सिंपल टर्म्स में ये समझ सकते हो। फिर हमने इनसे ले रखा है यहाँ पे एडवाइजरी जुरिडिक्शन, हमने यहाँ पे ले रखा है एडवाइजरी जुरिडिक्शन, हमने यहाँ पे ले रखा है सुप्रीम कोर्ट का, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो कि आपका आर्टिकल 143 के अंदर आता है कि यहाँ पे ये प्रेसिडेंट को यहाँ पे एडवाइस वगैरह यहाँ पे दे सकता है जब प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है। प्रेसिडेंट जब बोलेगा तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस वगैरह दे सकती है। तो ये बेसिकली आपका एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि आर्टिकल 143 है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बारे में यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि अपॉइंटमेंट किसकी, अपॉइंटमेंट गवर्नर की, ठीक है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये सब हमने यहाँ पे ले रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे ले रखा है इनसे रेसिड्यूरी पावर। रेसिडरी पावर्स हमने यहाँ पे इनसे ले रखी है कि जो आपका सेंटर के पास जो पावर्स रहेंगी, ठीक है, रेसिडरी पावर जो है वो आपकी रहेंगी सेंटर्स के पास, विद दी सेंटर। जो मैक्सिमम पावर है या फिर सबसे बड़ी पावर्स वगैरह है वो सब आपकी सेंटर के पास रहेंगी। और ये आपका है आर्टिकल 248 के अंदर भी, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो कॉन्करेंट लिस्ट पूछ रखा है ना, तो बेसिकली उसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। और वही अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब दो ही आपकी कंट्रीज बची है, दो तीन। एक है आपकी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। इससे हमने क्या क्या ले रखा है, इससे हमने ले रखा है कॉन्करेंट लिस्ट। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हमारे पास तीन तरीके की लिस्ट है। एक आती है हमारे पास यूनियन लिस्ट, एक हमारे पास है स्टेट लिस्ट, और एक है हमारे पास यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। हमने इनसे कौन सी ली है, कॉन्करेंट ली है। तो याद रखना तीनों नहीं ली है हमने, कॉन्करेंट ली है बस, ठीक है। यूनियन वाले में जो आपको चीजें देखने को मिलेंगी, उस पे जो रूल्स वगैरह है या फिर लॉ है, वो आपको यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट वाले के अंदर जो जो आपको चीजें दे रखी है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। कॉन्करेंट में जो जो चीजें दे रखी है उसके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, हमने यहाँ पे ले रखा है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमने यहाँ पे इनसे ले रखा है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने यहाँ पे इनसे ले रखी है ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग हमने यहाँ पे ले रखी है, जो हम लोग करते हैं ना ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस की। मान लो कभी डेडलॉक आ गया कि यहाँ पे लोकसभा ने कोई बिल पास किया पर राज्यसभा वो बिल पास नहीं कर रही है, मनी बिल के केस में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो रुपए वाली कंडीशन होती है उसमें तो लोकसभा का डिसीजन मेन रहता है, पर जो बाकी बिल्स है उसमें ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, ठीक है। मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। और याद रखना, आज तक अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 बिल ऐसे हैं जिसमें ज्वाइंट सिटिंग हुई है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, वो हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से आपके बिल हैं। तो याद रखना, ज्वाइंट सिटिंग आज तक सिर्फ 3 केसेस में आपको देखने को मिली है, ठीक है। एक आपका बैंकिंग से रिलेटेड है, एक आपका टेररिज्म से रिलेटेड है, और एक आपका यहाँ पे जो आपकी प्रैक्टिस होती है सती वाली, वो उससे रिलेटेड था, ठीक है। मतलब ऐसे ही था वो, हम आगे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग, कि हम यहाँ पे दोनों हाउसेस को मिला के जो सिटिंग करवाएंगे उसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। और इसको प्रिसाइड कौन करेगा, ये भी हम अगर आपसे पूछे तो याद रखना, इसको प्रिसाइड पहले करता है स्पीकर। अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो आपका प्रिसाइड करेगा डिप्टी स्पीकर। अगर डिप्टी स्पीकर भी प्रेजेंट नहीं है तो आपका प्रिसाइड करता है वाइस चेयरमैन, ठीक है। वाइस चेयरमैन जो कि आपका राज्यसभा का होता है। चेयरमैन नहीं करेगा क्योंकि चेयरमैन आपका हाउस का मेंबर नहीं होता है ना। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये सब चीजें। अब इसके बाद आपके यहाँ पे दो ही कंट्री बची है, एक आपके यहाँ पे फ्रांस। तो फ्रांस बेसिकली हमने यहाँ पे ले रखा है कि हम कैसे अडॉप्ट करेंगे यहाँ पे चेंजेस को कॉन्स्टिट्यू आपके यहाँ पे प्रियम्बल में, ठीक है। कैसे प्रियम्बल में चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, ये हमने यहाँ पे ले रखा है फ्रांस से। और जापान से हमने ले रखा है यहाँ पे आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट हमने ले रखा है यहाँ पे कि लॉज वगैरह यहाँ पे कैसे बनेंगे, ये सब हमने यहाँ पे ले रखा है। कि प्रोसीजर यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। ये हमने ले रखा है यहाँ पे जापान से। तो ये छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है, बस ये याद रख लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो शुरू वाले हैं जो हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला इंपॉर्टेंट है, और जो यूएसएसआर हो गया, और जो हमने यहाँ पे इससे पहले डिस्कस किया था यहाँ पे कनाडा, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रांस और जापान से बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसी के साथ हमने यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इस वीडियो के। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका यहाँ पे कोई सजेशन होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। वीडियो पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, और वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए।
और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको आप सर्च कर सकते हो, इसके थ्रू आप टेलीग्राम पे चले जाओगे, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको एकदम फ्री पीडीएफ है, कोई भी आपको रुपए देने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली फ्री पीडीएफ है, तो वो जाके आप डाउनलोड करके आप एंड मूवमेंट के लिए रिवीजन के तौर पे आप उसको जरूर आप यहाँ पे रख सकते हो। तो चलो मिलते हैं यहाँ पे आप अगले वीडियो में। जय हिंद।